दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों आज हम सुनेंगे कीर्ति जैन की लिखी है कहानी प्रेम की पराकाष्ठा। आज जब मुझे आदिवासियों पर लिखे मेरे उपन्यास आदिवासी एक गुमनाम वर्ग को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास से सम्मानित किया जा रहा था तो मेरी निगाहें सिर्फ मृणाल पर थी। उसकी तालियों की गूंज सीधा मेरे दिल से टकराकर प्रेम की तान बजा रही थी। उसका सपना था मुझे सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में देखना। बस इसके लिए ही वो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा समय निकालकर समारोह तक आई थी। आज शशांक के लिए बहुत बड़ा दिन था और मृणाल उसकी प्रेरणा थी। घर पहुंचकर सबसे पहले पिताजी से अपने और मृणाल के विवाह की बात करूंगा। बस एक बार पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए, फिर मैं अपने प्यार को सदा के लिए अपना बना लूंगा। आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं टाली, पर अगर अपने रुतबे के आगे उन्होंने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया तो नहीं, मुझे पूरा यकीन है पिताजी मेरी बात नहीं टालेंगे। अपने ही विचारों में उलझा कब मैं अतीत की गलियारों में घूमने लगा और मुझे इस बात का आभास ही नहीं हुआ। गांव में पुश्तैनी हवेली के सौदे के सिलसिले में मेरा गांव जाना हुआ। सौंधी मिट्टी की खुशबू, आम से भरे वृक्ष, कलरव करती नदी और हरे भरे खेत शरीर और हृदय को असीम सुख दे रहे थे। पिताजी ने रामू काका से कहकर मेरे रहने की व्यवस्था डाक बंगले में कराई थी। रामू काका पिताजी के सबसे पुराने और भरोसेमंद सेवक थे। उन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया था, इसलिए वो अत्यंत ही स्नेह करते थे। सफ़र की थकावट की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी। सुबह मैं बालकनी में खड़ा था। अचानक मेरी नज़र सामने आम के पेड़ से आम तोड़ती एक लड़की पर पड़ी और मैं उसे देखता ही रह गया। गोरा रंग, कजरारी आंखें, लंबे घने केश, कंचन सी काया, कुल मिलाकर अत्यंत खूबसूरत। मैं तो उसके सम्मोहन के मुंहपाश में बंद सा गया। मैं अपलक उसे निहार रहा था कि अचानक, शशांक बेटा, 1 घंटे में ठाकुर साहब से मुलाकात है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। रामू काका की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। रामू काका गांव में रहते थे, अतः मैंने अपनी जिज्ञासा उन्हीं के समक्ष प्रस्तुत की। रामू काका, वो लड़की कौन है? कौन वो? मृणाल है, आदिवासी कन्या है, पास ही के गांव में रहती है। कहने को तो एक आदिवासी कन्या है, पर अब वहाँ वो आदिवासी कबीले नहीं रहे, कुछ गुमनामी के साए में खो गए हैं, तो कुछ समय के साथ परिवर्तित हो गए। मृणाल आदिवासियों की मुखिया की बेटी है। समय के साथ सबकी सोच बदल गई। खाना बदोश कबीले के कारवां अब कबीले गांव में बदल गए हैं। शिकार छूट गया, खेती आमदनी का जरिया बन गई। वक्त के साथ उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे। मृणाल भी पास वाले शहर में कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ती है। बहुत ही प्यारी लड़की है। अच्छा, आप जल्दी तैयार हो जाइए, कहकर रामू काका चले गए। मृणाल के मिलने के लोभ ने मुझे हवेली का सौदा नहीं करने दिया। अब मैं अक्सर गांव जाने लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ मेरी मृणाल से जान पहचान बढ़ी और मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों ने कब प्रेम का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। हम अक्सर गांव की नदी के किनारे घंटों बैठकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोते थे, किंतु कहीं ना कहीं हम दोनों के हृदय में हमारे मिलन को लेकर संशय था। वो एक आदिवासी और मैं एक जमींदारों का पुत्र। मुझे यकीन था पिताजी हमारी शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे और यही भरोसा मैंने मृणाल को दिलाया था। उसे पता चला कि मैं आदिवासियों पर उपन्यास लिख रहा हूँ तो उसने मेरी इसमें हर संभव मदद की। उसका एकमात्र सपना था मुझे सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में पुरस्कार ग्रहण करते हुए देखना। हमारा प्रेम वक्त के साथ साथ और गहरा होता चला गया। मृणाल डॉक्टर बनकर आदिवासियों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती थी, जिसमें मैंने अपना संपूर्ण सहयोग देने का वादा किया। इधर मृणाल अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हो गई और मैं अपने उपन्यास में। बस इसी कारण 1 महीने से उससे मिल नहीं पाया था, किंतु फोन पे हमारी निरंतर बात होती थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरा चयन सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए हुआ है तो उसकी खुशी चरम सीमा पर थी। मैंने जब उसे समारोह में आने को कहा
तो उसने बस थोड़ी देर के लिए आने का वादा किया। शशांक, बेटा शशांक। पिताजी की आवाज से मैं वर्तमान में वापस आ गया। मुबारक हो शशांक बेटा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मांगो जो मांगना है। पिताजी, मैं मृणाल से शादी करना चाहता हूँ। मृणाल? मैंने आपको बताया था ना उसके विषय में, जिससे मैं गांव में मिला था। आदिवासी है पर डॉक्टर है। ओहो, याद आया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ पिताजी, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर एक पल तो पिताजी जड़वत से हो गए, किंतु दूसरे ही पल उन्होंने हमारे विवाह पर अपनी स्वीकृति दे डाली। मारे खुशी के मैं बावरा हुआ जा रहा था। हेलो हेलो मृणाल, मृणाल, हमारे पिताजी ने हमारे विवाह की स्वीकृति दे दी है। कल मैं गांव पहुंचकर तुम्हारे पिताजी से बात कर लूंगा और सदा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। शशांक, मेरे जिस्म और आत्मा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा वही नदी किनारे करूंगी। उसके इस उत्तर ने मुझे थोड़ा सा हैरान तो किया, पर मैंने सोचा गांव पहुंचकर उसे मना लूंगा। सुबह कितनी खुशनुमा सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो काले काले मेघ हमारे प्रेम के साक्षी बने हैं और ये बारिश हमारे मिलन के गीत गा रही हो। गांव पहुंचकर मैंने रामू काका से कहा, आपको पता है रामू काका, पिताजी हमारे विवाह के लिए राजी हो गए हैं। मेरी बात सुनकर वे अत्यंत हैरान परेशान से हो गए। क्या बात है काका, आप कुछ परेशान हैं? कहीं मृणाल का विवाह किसी और के साथ तो नहीं हो गया? बेटा, मरे हुए लोगों का भी कभी विवाह होता है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। मरे हुए? आप कहना क्या चाहते हो काका? उनकी बात सुनकर मैं व्यथित सा हो गया। बेटा, मृणाल की मृत्यु को 1 महीना हो चुका है। मृत्यु? ऐसा कैसे हो सकता है काका? पिछले 1 महीने से मैं उससे निरंतर फोन पे बात कर रहा हूं। कल ही तो मैंने उसे अपने समारोह में देखा था। मुझे पुरस्कार ग्रहण करते देख अत्यंत खुश थी वो। और तो और मैंने उसे फोन करके अपने विवाह की स्वीकृति के विषय के बारे में भी बताया था। उसने कहा कि वो मुझे नदी के किनारे मेरी प्रतीक्षा करेगी। बेटा, पिछले महीने तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे। उन्हें एक आदिवासी से तुम्हारा रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने मृणाल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में क्या हुआ क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं। बस अगले दिन मृणाल की लाश नदी में तैरती हुई मिली। उनकी बात सुनकर मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया। हृदय की धड़कन रुक सी गई। शरीर का सारा रक्त ठंडा सा पड़ गया। जो मौसम मुझे खुशनुमा लग रहा था, अब वही बारिश मुझे शूल की तरह चुभ रही थी। तो वो कौन थी जिससे मैं फोन पर बात कर रहा था और जिसे मैंने कल समारोह में देखा था? वो तो मेरी मृणाल ही थी। मैं अवचेतन सा हो गया। यकायक मुझे उसकी बात स्मरण हो गई कि वो नदी किनारे मेरी प्रतीक्षा करेगी। मैंने रामू काका को सारी बात बताई तो वो बोले, शशांक बेटा, मृणाल तुमसे अथाह प्रेम करती थी। ये प्रेम ऐसा ही होता है जब कोई किसी से आत्मा की गहराई से प्रेम करता है तो वो मृत्यु के बाद भी उसे मिलने की आस में भटकता रहता है। उसका सपना था कि तुम्हें पुरस्कार मिले, इसीलिए ही तुमने उसे वहां देखा। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रही। वो नदी पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। जाओ बेटा, उसे मिलकर उसे मुक्ति दे दो। मैं फटाफट नदी की तरफ भागा। वहां मृणाल मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उससे मिलकर मैंने सदा के लिए उसे मुक्त कर दिया। उसकी मुक्ति के साथ ही हमारा प्रेम सदा के लिए अमर हो गया। पिताजी से इस विषय में मैंने कोई बात नहीं की, पर मृणाल को मैं कभी भूल नहीं पाया।
मेरे लिए तो आज भी वो मेरा साया है, मेरी कल्पना, मेरी प्रेरणा है। अपने जीवन में मैं मृणाल की जगह किसी और की कल्पना कर भी नहीं सकता। अतः मैंने अपना शेष जीवन उसकी यादों के सहारे व्यतीत करने का निश्चय किया है। शायद मेरी ओर से उसे ये श्रद्धांजलि थी और पिताजी के लिए प्रायश्चित। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें कहानियाँ बहुत पसंद है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार एक सपनों की कहानी लेकर आप सभी से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।